नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एविडेंस। तो एविडेंस देखो, ये जितनी भी टर्म आई हैं, इंक्वेस्ट है, एविडेंस है, विटनेस है, इनका आप ना एक एक टर्म में मीनिंग क्लियर रखा कीजिए। जिससे क्या होगा, आपको जो भी टेक्स्ट बुक की जो लैंग्वेज है उसको लिखना या याद रखना थोड़ा ईजी हो जाएगा। जैसे, और ये बहुत कॉमन टर्म है, इनको हम सुनते ही रहते हैं। एविडेंस क्या है? गवाह, प्रूफ। इन शॉर्ट आपको पता है, अब आपको इतना दिक्कत नहीं आएगी। विटनेस क्या है? और जो अभी हमने इंक्वेस्ट पढ़ा है, तो इंक्वेस्ट में भी आपको पता हो कि इंक्वेस्ट का मैंने आपको बता दिया कि इंक्वायरी है। लेकिन जो भी कोई पहली बार सुनेगा इंक्वेस्ट, तो उसको एक बार में क्लिक नहीं होगा कि हम इंक्वायरी को ही क्या बोल रहे हैं, इंक्वेस्ट। तो एविडेंस पढ़ते हैं अब। मीन्स एविडेंस मीन्स टू शो क्लियरली, टू एसर्टेन, टू प्रूव। कोई भी तथ्य है, कोई भी बात है, कोई भी फैक्ट है, उसको हमें प्रूव करने के लिए जिसका सहारा चाहिए होता है वो होता है एविडेंस। ठीक है, किसी भी चीज़ को क्लियर करने के लिए कि ये जो है कोई भी अपराध है वो इस व्यक्ति ने किया है कि नहीं किया है, उस सब को हम क्लियर किस बेस पर करते हैं, वो करते हैं हम एविडेंस बेस पे। फिर इसकी जो डेफिनेशन है वो भी देख लेते हैं। द वर्ड एविडेंस इंक्लूड ऑल लीगल मीन्स एक्सक्लूसिव ऑफ मियर आर्ग्यूमेंट्स विच टेंड टू प्रूव और डिसप्रूव। किसी बात को प्रूव करने के लिए या किसी बात को नकारने के लिए जो भी हम जो लीगली जो भी आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, या एनी मैटर ऑफ फैक्ट द ट्रुथ ऑफ विच इज सबमिटेड टू जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन, जिसको हम कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब देखो, एक और लैंग्वेज में आप इसको समझ सकते हो। एविडेंस है क्या? एविडेंस है हम किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए या किसी चीज़ को नकारने के लिए जो भी फैक्ट का यूज करते हैं। कहाँ पर? कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम किसी भी चीज़ को प्रूव करने के लिए जो भी फैक्ट का यूज़ कर रहे हैं वो क्या है? एविडेंस। तो अब ये बात नहीं है कि यहाँ पे जो भी लैंग्वेज लिखी है आपको वही लिखनी है, आपको बस समझ आना चाहिए। फिर आप लैंग्वेज अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, कोई भी, हिंदी में, इंग्लिश में, जो भी आपको ठीक लगे आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। बस आपको टर्म क्लियर होनी चाहिए कि है क्या। फिर हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। कई तरीके के एविडेंस होते हैं, हम वही पढ़ेंगे जो हमारे काम का है। एविडेंस एक टाइप होता है डायरेक्ट एविडेंस और सर्कमस्टेंशियल। दूसरे होते हैं ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री। तो हमारे काम के सिर्फ यही दो हैं, ओरल और डॉक्यूमेंट्री, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। और एक क्लासिफिकेशन है प्राइमरी और सेकेंडरी। तो याद तो आप क्लासिफिकेशन के बेस पर रख सकते हो, लेकिन हम केवल पढ़ेंगे ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो इन दोनों एविडेंस को हम क्या बोलते हैं? मेडिकल एविडेंस। दोनों को इंक्लूड करके, ओरल एविडेंस को भी और डॉक्यूमेंट्री को, इन दोनों को इंक्लूड करके एक टर्म दे देते हैं, वो है मेडिकल एविडेंस। तो ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आर कॉल्ड मेडिकल एविडेंस। यानी कि हम मेडिकल के लिए ही लॉ पढ़ रहे हैं तो हम उतना ही पढ़ेंगे। तो ये हो गए। अब हम दो के बारे में पढ़ेंगे, एक हो गया ओरल, एक हो गया डॉक्यूमेंट्री। तो इन वर्ड से भी आपको मतलब क्लियर होगा कि ओरल क्या है, यानी कि जो कोई बोल के बता रहा है, और एक हो गया डॉक्यूमेंट, यानी कि जो कोई प्रूफ पेश कर रहा है, वो डॉक्यूमेंट के बेस पे भी हो सकता है, कोई वीडियो या कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है, या कोई प्रिंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो हम देख लेंगे सारा डिटेल में। सबसे पहले बात करते हैं हम ओरल एविडेंस। इट इंक्लूड्स ऑल स्टेटमेंट विच द कोर्ट परमिट और which are required to be made before it by a witness। यानी कि कोई भी केस हुआ, अब सुनना ध्यान से, विटनेस और एविडेंस दोनों में ही आपको बिल्कुल सिमिलैरिटी है कि कोई भी केस हुआ, वहाँ पर किसी ने जो है विटनेस ने देखा, यानी कि कोई पर्सन था, उसने अपनी आंखों के सामने कोई भी केस देखा, तो वो तो हो गया विटनेस। अब वही विटनेस उस सारी की सारी बात को आके बता रहा है कोर्ट में ओरली, तो वो हो गया ओरल एविडेंस। दोनों ही एक ही के लिए बात हो रही है। अभी हम आगे, अगला चैप्टर है हमारा विटनेस, जो हम कल पढ़ेंगे। तो दोनों ही टर्म क्लियर रखिएगा। विटनेस कौन है? जिसने वो सारा कुछ अपनी आंखों के सामने होते देखा या सुना, या उसको बताया गया जो भी, और उसने वही एज इट इज सारा का सारा जाके कोर्ट के अंदर बताया, तो वो बताना क्या हो गया? ओरल एविडेंस। ठीक है। It includes all the statement which the court permit or which are required to be made before it by a witness। विटनेस ने जो भी है पूरा उसने तैयार किया कि मुझे कोर्ट में जाके इस तरीके से बोलना है।
इन रिलेशन टू मैटर ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी, यानी कि जिस केस से रिलेटेड जो भी इंक्वायरी चल रही है उस केस से रिलेटेड जो भी फैक्ट विटनेस ने ओरली आकर कोर्ट के अंदर प्रेजेंट की हैं वो क्या है, ओरल एविडेंस। ओरल एविडेंस इज मोर इम्पोर्टेंट देन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। जो अभी हम सेकंड पढ़ने वाले हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ओरल एविडेंस, क्योंकि ओरल एविडेंस में वो सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखा हुआ बता रहा है। अब ये बात अलग है कि वो झूठ भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है, तो इसी के लिए आगे की बात लिखी गई है, इट परमिट क्रॉस एग्जामिनेशन। लेकिन उसने आके बोल दिया तो कोर्ट उस बात पर भरोसा नहीं करेगा, क्रॉस एग्जामिन भी करेगा कि पर्सन सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो ये हो गया ओरल एविडेंस। फिर है उसके बाद सेकंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है, डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस फॉर इंस्पेक्शन। जो भी केस चल रहा है उसकी इंक्वायरी, उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए जो भी डॉक्यूमेंट तैयार किए गए हैं कोर्ट में पेश करने के लिए, वो होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। एक लाइन में तो आप इस तरीके से समझ सकते हो। अब लिखा क्या है इसमें, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस फॉर इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, कोई टेप रिकॉर्डर हो सकता है, यानी कि किसी की आवाज़ रिकॉर्ड कर रखी है या किसी की वीडियो रिकॉर्ड कर रखी है, प्ले करते हैं कोर्ट के अंदर, पेश करते हैं, तो टेप रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन हो सकता है। रिटन और प्रिंटेड डॉक्यूमेंट हो सकते हैं जिनको हम प्रूव करते हैं। इट इंक्लूड्स, अब देखिए जो रिटन और प्रिंट डॉक्यूमेंट होते हैं इनके अंदर ये चीज़ें होती हैं। अब जो डॉक्यूमेंट होंगे उस डॉक्यूमेंट में क्या क्या हो सकता है, मेडिकल सर्टिफिकेट हो सकता है, मेडिकल रिपोर्ट हो सकती हैं, इनको हम कोर्ट के अंदर पेश करेंगे। जैसे मान लो कोई रेप का केस है तो हमें उसका पूरा का पूरा जो भी पीड़ित है उसका पूरा का पूरा हमें मेडिकल सर्टिफिकेट और उसके मेडिकल रिपोर्ट्स हमें कोर्ट के अंदर देने होंगे प्रूव करने के लिए कि ये रेप केस है या नहीं है। तो मेडिकल सर्टिफिकेट में क्या होगा, मेडिकल सर्टिफिकेट होता है फॉर इल हेल्थ। अब देखो ये कई तरीके के हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, ये केवल एक्सीडेंटल रेप केस, मर्डर केस में ये इन्हीं में नहीं होंगे, ये इस तरीके से भी हो सकते हैं। मान लो किसी पर्सन पे जो है कोर्ट का कोई केस चल रहा है, ठीक है, तो कोर्ट जो है हर महीने या कुछ टाइम पीरियड बाद उस पर्सन को सुनवाई के लिए वापस से वापस बुलाता है। इन केस वो पर्सन किसी भी कारण से नहीं जा पाया, अपनी जो डेट है उस पर नहीं जा पाया, ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि हम कानून तोड़ नहीं सकते, तो उसके लिए वो पर्सन जो है अपना मेडिकल सर्टिफिकेट वहाँ पे लगा सकता है, बता सकता है कि मैं बीमार था इसलिए नहीं आ पाया। तो ये चीज़ अभी मैं आगे आपको सम्मन और सपीना पढ़ाऊँगी, वहाँ भी ये चीज़ आएगा, तब और डिटेल में बताऊँगी। तो मेडिकल सर्टिफिकेट जो है इल हेल्थ से रिलेटेड जो है वो अपनी हेल्थ को शो कराने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट दिखा सकता है। डेथ सर्टिफिकेट, किसी पर्सन के बारे में बात हो रही है, उसकी डेथ हो गई तो उसका डेथ सर्टिफिकेट, एज सर्टिफिकेट और इंसैनिटी, यानी कि कोई पागल है उस पर्सन के लिए, जैसे कि कोई पर्सन है वो उसका जो है मेंटली जो है इल है, उसने किसी का मर्डर कर दिया तो उसको उस पे से उस केस को हटाने के लिए हम उसका इंसैनिटी सर्टिफिकेट जो है कोर्ट को दिखाएंगे। तो इस तरीके से तो ये हो गए मेडिकल सर्टिफिकेट। फिर है मेडिकल रिपोर्ट्स। मेडिकल रिपोर्ट्स में क्या होता है, जो मेडिकल रिपोर्ट्स आपको याद रखना है, याद क्या रखना है ये तो पता ही होता है, मेडिकल रिपोर्ट्स हमेशा कौन प्रिपेयर करेगा, डॉक्टर प्रिपेयर करेगा, वही दे सकता है एट द रिक्वेस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। जो पुलिस ऑफिसर है उसकी रिक्वेस्ट पर मेडिकल रिपोर्ट्स कौन जारी करेगा, डॉक्टर जारी करेगा फॉर हिज गाइडेंस, यानी कि पुलिस को आसानी हो जाए उस केस को प्रूव करने के लिए, उसके लिए मेडिकल रिपोर्ट्स वो डॉक्टर से लेगा। यूजुअली इन क्रिमिनल केसेस में, जैसे कोई इंजरी रिपोर्ट करनी है, अब देखो इंजरी रिपोर्ट करनी है तो उसको पुलिस केवल यही तो देख सकती है कि यहाँ पर उसके पैर में इंजरी हुई है, उसके जो है हाथ में इंजरी हुई है, चेस्ट में हुई है, कहाँ बैक पर, यही तो देख सकती है। लेकिन उसका जो डिटेल है कि उसकी जो इंजरी हुई है वो नाइफ से की है
या किसी जो है पंक्चर्ड जो है वीपन है उससे की है, या गन शॉट है, किस एंगल से शॉट दिया है, वो सारा का सारा इंक्वायरी या सारी की सारी जो डिटेल है वो तो उसको डॉक्टर देगा, या कितना डीप उसको वुंड हुआ है तो वो सारी की सारी डिटेल है वो डॉक्टर देगा। इसीलिए इंजरी की रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी कौन इश्यू करेगा? डॉक्टर करेगा। रेप केस की जो रिपोर्ट है वो भी डॉक्टर इश्यू करेगा, उसमें वो सारा जो है बताएगा कि उसको जो है सर्विक्स में सीमन मिला कि नहीं मिला, और सारा का सारा डिटेल वहाँ पढ़ेंगे, अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही मैं। प्रेगनेंसी की रिपोर्ट भी डॉक्टर इश्यू करेगा, अबॉर्शन और डिलीवरी रिपोर्ट, ठीक है, ये सारी की सारी जो रिपोर्ट है वो मेडिकल रिपोर्ट डॉक्टर इश्यू करेगा। किसके लिए? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के लिए। हो सकता है आपको अभी ये चीज़ें लग रही हों कि ये हम कैसे जो है यूज़ करेंगे, लेकिन इनके अपने अलग अलग चैप्टर हैं, आपको 1 बाय 1 सारा का सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर है इम्पोर्टेंट, थोड़ा 5 मिनट एक्स्ट्रा लूँगी, ये टॉपिक हो जाएगा आपका। यहाँ से क्वेश्चन आता है एविडेंस से, अभी हमने जो पढ़ा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन यहाँ से आता है 5 नंबर का, इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। डाइंग डिक्लेरेशन, 2 टर्म होती हैं हमारी, डाइंग डिक्लेरेशन और डाइंग डिपोजिशन। दोनों टर्म में क्या डिफरेंस है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं डाइंग डिक्लेरेशन। अब डाइंग डाइंग मैं बोल रही हूँ तो इससे ये तो आपको क्लियर है कि कोई पर्सन मर रहा है, ठीक है, मरने वाले पर्सन के बारे में बात हो रही है। तो डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है? इट इज़ अ रिटन और ओरल स्टेटमेंट ऑफ अ पर्सन, यानी कि कोई पर्सन है जिसकी डेथ होने ही वाली है, ठीक है, मरने ही वाला है, तो वो जो पर्सन है मरने से पहले चाहे वो लिख के या ओरली जो स्टेटमेंट देता है उसको हम कहते हैं डाइंग डिक्लेरेशन। टर्म क्लियर है आपको कि कोई भी पर्सन जिसकी डेथ होने वाली है उससे पहले वो रिटन या ओरली जो स्टेटमेंट देता है उसको हम कहते हैं डाइंग डिक्लेरेशन। हु इज डाइंग एज अ रिजल्ट ऑफ सम अनलॉफुल एक्ट। अब मरते तो बहुत लोग हैं, लेकिन जो अनलॉफुल एक्ट के थ्रू मर रहे हैं, जैसे कि मर्डर केस से या एक्सीडेंट केस में या सुसाइड केस में जो लोग मर रहे हैं, वो जो अपना जो स्टेटमेंट देंगे उसको बोलेंगे हम डाइंग डिक्लेरेशन। हर पर्सन के लिए अलाउ नहीं है, केवल अनलॉफुल डेथ के केस में ही डाइंग डिक्लेरेशन हम टर्म यूज करेंगे। रिलेटिंग टू द मटेरियल फैक्ट ऑफ द कॉज ऑफ डेथ, यानी कि अगर उसकी होमिसाइड हुई है, यानी कि किसी ने उसको मारने की कोशिश की है, तो वो जो स्टेटमेंट देगा वो स्टेटमेंट किससे रिलेटेड होगा? उसके डेथ के कारण से रिलेटेड होगा। उसमें वो सब बताएगा कि मेरी इससे इस तरीके से दुश्मनी थी, उसने मुझे यूँ मारने की कोशिश की, इस तरीके से मारा, इस जगह पे मारा, इस टाइम पे मारा, या फिर यहाँ इंजरी की, वो सारा का सारा वो डिटेल देगा, वो होता है डाइंग डिक्लेरेशन। सारा का सारा जो सर्कमस्टेंसेस बताएगा उसके आसपास का, वहाँ पे मुझे बचाने के लिए कोई था या नहीं था, वो सब हो गया डाइंग डिक्लेरेशन। सेकेंड टर्म है हमारा डाइंग डिपोजिशन। डाइंग डिपोजिशन क्या है? अब इसके लिए थोड़ा याद रखना है आपको, जो डाइंग डिक्लेरेशन है इसको तो कोई भी सुन सकता है, यानी कि जो मरने वाला पर्सन है वो स्टेटमेंट दे रहा है तो उसका स्टेटमेंट कोई भी सुन सकता है। डॉक्टर सुन सकता है, पुलिस सुन सकती है, या उसका रिलेटिव सुन सकता है, कोई भी सुन सकता है। लेकिन डाइंग डिपोजिशन में जो पर्सन स्टेटमेंट देने वाला है उसको केवल और केवल मजिस्ट्रेट ही रिकॉर्ड करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, मजिस्ट्रेट ही इसको रिकॉर्ड करेगा एविडेंस को। तो द मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड द एविडेंस आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग ओथ। इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, जिस पर्सन से वो सारा का सारा सुन रहा है, कौन? मजिस्ट्रेट, उससे वो ओथ लेगा, यानी कि शपथ लेगा। बोलते ना मैं गीता पे हाथ रखकर कसम खाता हूँ, उसी तरीके की वो ओथ लेगा इन प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज्ड और हिज लॉयर। अब यहाँ पे जब डाइंग डिपोजिशन का जो केस है वहाँ पे देखिए कौन कौन प्रेजेंट होना ज़रूरी है। मजिस्ट्रेट का होना ज़रूरी है और उसके लॉयर का होना ज़रूरी है। ये दोनों होंगे तब उस पर्सन से वो ओथ लेकर के पूरा का पूरा सारा सुनेगा कि उसके साथ क्या क्या हुआ, वो होता है डाइंग डिपोजिशन। दोनों ही मरने की कंडीशन में स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, लेकिन बस इसमें फ़र्क इतना है कि यहाँ पर मजिस्ट्रेट नहीं होगा, यहाँ पर होगा। यहाँ लॉयर की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे लॉयर की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखते हैं इनमें डिफरेंस। सबसे पहला है अपना ओथ, शपथ है, उसकी ज़रूरत है कि नहीं? तो डाइंग डिक्लेरेशन में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उसकी ओथ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें मस्ट है, लेनी ही लेनी है। फिर उसके बाद देखते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट रिकॉर्डेड बाई एनीवन, जैसे मैंने अभी आपको बताया
डैंग डिक्लेरेशन में जो स्टेटमेंट पर्सन दे रहा है उसको कोई भी रिकॉर्ड कर सकता है, मजिस्ट्रेट भी कर सकता है, डॉक्टर भी कर सकता है, पुलिस भी कर सकती है और विलेज हेडमैन भी कर सकता है, कोई भी उसको रिकॉर्ड कर सकता है। लेकिन इसको हमेशा ऑलवेज रिकॉर्डेड बाई मजिस्ट्रेट, जो डैंग डिपोजिशन होगा वो हमेशा मजिस्ट्रेट ही उसको रिकॉर्ड करेगा। फिर देखते हैं अक्यूज्ड और हिज कंसेंट, यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट लेने से पहले उसके कंसेंट, उसकी क्या बोलते हैं, उसकी अनुमति की ज़रूरत है या नहीं। तो यहाँ पे नॉट प्रेजेंट कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हमेशा उसका कंसेंट होना चाहिए। फिर है क्रॉस एग्जामिनेशन, यानी कि जो भी वो पर्सन कह रहा है वो सही है या गलत है, इसके लिए क्रॉस एग्जामिनेशन करने की ज़रूरत है या नहीं। तो डैंग डिक्लेरेशन में कोई ज़रूरत नहीं है, नॉट डन। यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी कि पर्सन सही कह रहा है या नहीं। टाइप ऑफ एविडेंस, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। हम मेडिकल एविडेंस दो ही तरीके का पढ़ रहे हैं, एक डॉक्यूमेंट और एक ओरल। तो ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है और ये है ओरल एविडेंस। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। डैंग डिक्लेरेशन ऑफ डैंग डिपोजिशन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा।